आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड में जो मई 2019 टू जनवरी 2021 के बीच में जितने भी न्यू वैरायटीज़ के क्वेश्चंस ऐड हुआ है म्यूचुअल फंड चैप्टर में, उस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए, और फॉरेन एक्सचेंज का लेक्चर्स जो मई 2019 से जनवरी का जितना भी एडिशन हुआ है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और ये जो अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए तो आते हैं बिना कुछ इधर उधर की बातें किए। सबसे पहला क्वेश्चन एक जो मई 2019 में जो आपका पूछा गया था, वैसे ये क्वेश्चन नया तो नहीं था, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा, दो पॉइंट ऐसा है जो स्टूडेंट को परेशान करता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पॉइंट पे आता है, यानी कि ये सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनेशन में आया था, मई 2019 से पहले भी आया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट एक्स्ट्रा था। एक तो इसमें जो बोला गया था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड, ये इसके एडजस्टमेंट में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ स्टूडेंट को ये एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिया एनएवी के कैलकुलेशन में, इस पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी दोनों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ते। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू विष्णु फंड स्कीम, कुछ दिया गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, फार्मा कंपनीज में आपने 79 करोड़, कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज़ में 31 करोड़, सर्विस सेक्टर में 56 करोड़, आईटी कंपनीज में आपने 34 करोड़ एंड रियल एस्टेट में आपने 10 करोड़, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसका कॉस्ट है। ओके जी। और फिर बोला गया है कि देखो, आपने बॉन्ड में इतने लगाया है, नॉट लिस्ट अनलिस्टेड बॉन्ड में इतने लगाया है, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ये है, एक्सपेंसेस पेएबल जो लायबिलिटी इतना हो गया, कैश आपके पास ये है, आपका जो लिस्टेड बॉन्ड के लिए ये दिया गया। आपको पता है बॉन्ड वैल्यूएशन जो पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो उसमें हमने बताया था कि अगर मैं बॉन्ड से कितना एक्सपेक्ट करता हूं, अगर ये दे दिया जाए तो हम उस बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा। और आपको पता है इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द फंड। अब जैसे एनएवी निकालोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने पड़ेंगे। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ये जितने भी आपका कॉस्ट दिया गया, इस सब का मार्केट वैल्यू निकालोगे। वो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचो, क्योंकि बोला गया है जिस दिन हमने खरीदा है उस दिन फार्मा का जो इंडेक्स है, फार्मा का इंडेक्स यानी कि ग्रुप ऑफ द कंपनी, जैसे निफ्टी जो है ब्रॉडर मार्केट का आपका क्या कहते हैं इंडेक्स है, वैसे फार्मा का इंडेक्स बना हुआ है, आईटी का इंडेक्स है, हर चीज़ का इंडेक्स है। आप अगर देखोगे तो ये सब चीज़ तो वैसे हमने आपको जिस टाइम हम स्टॉक मार्केट बता रहे थे उसमें सारा बताया हुआ था, फिर भी एक बार अगर आप चेक करना चाहो तो ये देखिए, एनएससी इंडिया पे चले जाइए, हर एक इंडस्ट्री का आपका ग्रुप बना हुआ है। जैसे ये देखिए, मार्केट डेटा पे गया, यहाँ इंडिसेज पे, ठीक है जी। देखिए इतने सारे इंडिसेज हमारे पास बना हुआ है, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, ये जो देख रहे हो ब्रॉडर मार्केट का इंडिसेज है। अब ये देखो सेक्टोरल इंडिसेज में अगर देखते हो तो जैसे देखो निफ्टी ऑटो सेक्टर का आपका कितना, ऑटो सेक्टर का एक ग्रुप बना दिया, और वो ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे हम अभी देख रहे थे फार्मा का, तो देखिए निफ्टी फार्मा भी देखिएगा, ये देखो निफ्टी फार्मा कितने कंपनी का ग्रुप है, यहाँ से आप काउंटिंग कर लीजिए। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनी के ग्रुप बना दिया, और वो जो ग्रुप है उसको एक इंडेक्स नाम रख दिया निफ्टी फार्मा। अब इससे क्या होगा, देखो ये ऑन एन एवरेज अगर इस 10 कंपनी का वैल्यू अगर बढ़ा तो हमारे क्या कहते हैं ये निफ्टी फार्मा यानी कि जो इंडेक्स है वो बढ़ा। अगर ऑन एन एवरेज 10 कंपनी का मार्केट कैप अगर घटा तो इंडेक्स भी क्या हो गया, इसमें घट गए। अब क्वेश्चन में बताइए, हमें बोला गया है कि मार्केट वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे सोचिए। जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन वो जो इंडेक्स था, वो इंडेक्स हमारे कितने पे थे बताइए, 260 पे, और जिस दिन हम लोग एनएवी निकाल रहे उस दिन ये बढ़ के, वो इंडेक्स का वैल्यू बढ़ना मतलब क्या है, वो जो आपने अभी फार्मा कंपनी का जो 10 कंपनी देखा है उस 10 कंपनी का वैल्यू बढ़ा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने भी जो पोर्टफोलियो में, हमने भी जो म्यूचुअल फंड ने जो मार्केट में पैसे लगाए सारे फार्मा कंपनीज में लगाए। तो अगर इंडेक्स बढ़ा है, ये इंडिकेट करता है कि फार्मा कंपनी बढ़ा है।
और हमने भी फार्मा इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए फार्मा के कंपनी में, तो हमारा भी जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा होगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी अप्लाई करना है, सर्विस सेक्टर के लिए अप्लाई करना है, आईटी के लिए भी अप्लाई करना है, रियल एस्टेट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको याद होगा तो देखो आईटी कंपनी में जो अगर चेक करने जाओगे तो देखो आईटी में कितना, आईटी में जो है आपका इसमें देखिए काउंट करिए कितने ग्रुप कंपनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 कंपनी का ग्रुप है। आपका निफ्टी फार्मा भी 10 का था। तो उम्मीद करता हूँ इंडेक्स वाले, वैसे ये सब चीज़ तो पहले से बताया हुआ, फिर भी मैंने एक बार बोल दिया, रिकॉल हो जाएगा आप लोगों का। तो मुझे बताइए मैं कॉस्ट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा। सोचो ये जो आपका ये कॉस्ट है, ये जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन का वो फार्मा का इंडेक्स कितना था बताओ, 260। जिस दिन इंडेक्स 260 का था उस दिन हमारा वैल्यू 79 करोड़ का था। आज इंडेक्स 465 का पहुंच गया, तो आप मुझे बताइए हमारा वैल्यू कहाँ पहुंचेगा। 260 डिवाइडेड बाई 70, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हमारा 79 करोड़ था ना, तो 79 करोड़ का 260, यानी कि ये इतने का वैल्यू आ गया। प्रोपोर्शनेट जो आपने क्या कहते हैं जैसे यूनिटरी मेथड यूज़ करते हो उस तरीके से आप 465, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सबका वैल्यू निकाल दीजिए, बात खत्म। ये देखो 79 को 468 डिवाइड बाई इतना, इसका मार्केट वैल्यू आ गए। यानी कि कंस्ट्रक्शन में आपका 31 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ था, ये देखिए 31 करोड़ को आप इस प्रोपोर्शन में कर दीजिए, बस बात खत्म। और ऐसा नहीं है कि आपने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसके अंदर एक ही कंपनी इक्विटी का सीधा वैल्यू देता था और इक्विटी का इंडेक्स दे दिया, बात खत्म। यहाँ पे क्या करा है, 5 सेक्टर का आपका इन्वेस्टमेंट दे दिया, 5 सेक्टर का इंडेक्स वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका इसके मार्केट वैल्यू तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो हमारा इसका मार्केट वैल्यू तो आ गए, क्योंकि एनएवी जो निकाला जाता है मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है, ये आ गए। अब रहता है सवाल कि ये जो लिस्टेड बॉन्ड जो हमने 12 करोड़ में खरीदा गया था उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा। चलिए सोचिए आप। अब मार्केट वैल्यू वैसे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अंदर क्या किया था, मार्केट वैल्यू दे दिया था उस लिस्टेड बॉन्ड का कि जो इतने फेस वैल्यू का वैल्यू जो बॉन्ड है वो इतने पे चला गया। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, उसने सीधा बोला कि देखो जी ये जो आपका कहाँ गए ये रहा, मार्केट एक्सपेक्टेशन इतना है। तो हम लोग एक काम करते, इसके बेसिस पे एक बार वैल्यूएशन करके चेक करते। पहले आप लॉजिक को समझ लीजिए, देन उसके बाद आप क्या कहते हैं जैसे मर्जी आप उसको शॉर्टकट में फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये देखिए इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते। सोचो आप अगर बॉन्ड वैल्यूएशन थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो कूपन ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। इसका देखो फेस वैल्यू 8,000 14% बॉन्ड ऑफ 15,000 इज फेस वैल्यू 15,000। तो अगर मैं एनुअल इंटरेस्ट चेक करूँ तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 15,000 पे 14% का कूपन पर पेमेंट। तो ये देखो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 14% कितना आ गया बताइए, ये 2,100 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इन्वेस्टर को मिलेगा। कब तक मिलेगा बताइए, इसमें लाइफ दिया है क्वेश्चन में या नहीं दिया है। लिस्टेड बॉन्ड 8,000 14% बॉन्ड ऑफ 15,000 ईच। और बाकी क्वेश्चन में इफ पीरियड ऑफ कंसिडरेशन इज 2 ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड थियर कैश डिविडेंड असर्टेड इन नेट रिटर्न। देखो ध्यान से, लाइफ कहीं पे अवेलेबल है नहीं है। याद करिए बॉन्ड वैल्यूएशन, अगर लाइफ ना दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इनडेफिनिट लाइफ यानी परपेचुअल बॉन्ड अजम्पशन लेते हैं। तो आप सोचो ये बॉन्ड अगर इनडेफिनिट पीरियड तक अगर आपका 2100 अगर देता रहे 2100 अगर देता रहे तो आप मुझे बताइए इसका प्रेजेंट वैल्यू ही तो इसका मार्केट वैल्यू होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रिक्वायर रिटर्न यूज़ करते हैं। जो लोगों के दिमाग में ये है कि बॉन्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग केडी को यूज़ करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उनको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने आपका बॉन्ड वैल्यूएशन का भी रिवीजन वीडियो डाला हुआ, उसको जाके देखिए, सारे लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। वापस आइए, हम क्या चाहते हैं, हम जितने रेट चाहते हैं उतना से अगर डिस्काउंट करेंगे तो जो प्राइस आएंगे वो हमारे चाहने वाले फेयर प्राइस आएगा और हम वही प्राइस निकाल के मार्केट वैल्यू अभी अज्यूम कर लेंगे कि जो हमने सोचा वही मार्केट में प्रिवेल किया। तो आप मुझे बताइए कितने रेट पे डिस्काउंट करोगे, 8.842 के % पे। तो मुझे बताइए प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 2100 डिवाइडेड बाई 8.842%, ये आपका 23,750 का आपका जो है इसका मार्केट में प्राइस आना चाहिए। यानी कि एक बॉन्ड का प्राइस जो इतना आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पहले से कितना था, ये 8,000 बॉन्ड था, है ना, 12 इतने करोड़ का। तो उसके बेसिस पे आप देख लीजिए
कि आपका सॉरी अब ये 8000 बॉन्ड का ये वाले प्राइस आएगा आपका, तो उसके बेसिस पे वैल्यू आ जाएगा। वैसे मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी लिख के दिया था कि देखो जी ये 2100 इंडेफिनिट पीरियड तक जाएगा तो प्राइस कितना होगा, रेट से डिस्काउंट करेंगे 23,000 समथिंग आ जाएगा। 8000 नंबर ऑफ बॉन्ड है हमारे पास, तो इसका इस मार्केट वैल्यू से ये जो है ना 19 करोड़ इसका मार्केट वैल्यू बन रहा है। समझ में आ गया बात? तो यही 19 करोड़ जो है आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, लेकिन याद रखना ये डायरेक्टली जो निकाला है इंस्टीट्यूट ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इनडेफिनिट लाइफ है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आप शॉर्टकट यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। बोलोगे कैसे? हमारा ये 12 करोड़ का जो बॉन्ड था 12 करोड़ का, ये मल्टीप्लाई बाय देखो जी ये 14% का बॉन्ड का कूपन था और ये हम चाहते हैं, तो ध्यान से याद रखेंगे कूपन दे रहा है 14%, हमारा फेयर एक्सपेक्टेशन है 8.8, यानी कि मार्केट में लोगों को 8.842% का रिटर्न मिल रहा है। तो सब लोग अपने हिसाब से फेयरली कह रहा है कि मेरे को अगर 8.842% मिल जाए तो ये हमारे लिए एक उचित है। लेकिन इस बॉन्ड पे के जो बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट उस पर लिखा गया है 14%, तो आपको फेस वैल्यू पे 14% देंगे, तो सबको लग रहा होगा अरे मार्केट में तो 8%, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट चल रहा है, ये बॉन्ड तो मैं 14% दे रहा है, तो इसमें भीड़ ज़्यादा होगा और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा होगा, उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है कि इसका जो मार्केट वैल्यू होगा आज और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। तो ये जो 12 करोड़ का था उसको वैल्यू को ज़्यादा कैसे करोगे? 14% का कूपन और ये 8.842%, अगर इस प्रोपोर्शन से भी निकालोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा आपका। सर ये नहीं आएगा, ये तो हमने 12 के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे तो पूरा ही आएगा आपका। मैं निकाल देता हूँ, ये देखो टोटल वैल्यू कितना आ रहा था 23,750 मल्टीप्लाई बाई कितना था हमारा 8000 बॉन्ड 8000, तो ये देखो टोटल 19 करोड़ आ रहा है। ठीक है जी, तो ये 19 करोड़ ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्टली, ये 12 करोड़ के वैल्यू को प्रोपोर्शनेटली ले लीजिए, है ना। तो 14 डिवाइडेड बाई 8.842 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ रहा है बताओ? ये देखो 19 करोड़ आ गए। तो इंस्टीट्यूट ने यही वाले कैलकुलेशन को प्रीफर किया है, डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। ये रहा ये वाले कैलकुलेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड जो निकाला है इसने 14 को कैसे करा, 12 को करना चाहिए ना। अच्छा ये पहले प्रोपोर्शन लिया है, हाँ ठीक है। ये रहा 14% कूपन और इतना हमारा चाहत और 12 का हमारा कॉस्ट था, बढ़ के कितने पे चले गए 19 पे। तो ये स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है और ये इसको कुछ लोग क्या कर रहे हैं याद करने लेता है कि कहते चलो ठीक है समझ आया ना, इसको रट्टा लगा लेते। लेकिन याद रखिएगा रट्टा लगाया हुआ चीज़ तो उसी स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। जैसे अगर मेरे को बोले कि अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लो बच्चे को, तो मैं एज इट इज़ इसी क्वेश्चन को छापूंगा और सिर्फ मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या देखो लिस्टेड बॉन्ड, यहाँ लिखूंगा यहाँ पे, बस यहाँ पे लिख दूंगा जैसे अभी आपका लिखा हुआ है। नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला, सिंपल करूँगा 8000 5 ईयर 14% बॉन्ड ऑफ 15,000 ईच। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब जितने भी स्टूडेंट जो रट्टा लगाने वाले हैं ना वो सब अब फेल हो जाएगा। यहाँ पे इतू सा मॉडिफिकेशन भी वो नहीं झेल पाएगा। और आप सोचो क्वेश्चन के अगर इतू सा मॉडिफिकेशन किया जाए, जहाँ पे लाइफ नहीं दिया गया था वहाँ पे मैं 5 ईयर बॉन्ड लिख दूँ, ठीक है, और अगर उसको भी आप अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आपका लॉजिक जो है बिल्कुल ही ख़त्म है, आप धोखे में जी रहे हो। आपको लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन सही मायने में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। समझ में आ गई बात? चलिए वापस आते हैं। तो ये आपका 5 ईयर लाइफ ना होने की वजह से ये प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन हो गया। अगर मैं वहाँ पे 5 ईयर दे दूँ तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर तक का जो 2100 है उसको एक एक करके आपको एन्यूटी फैक्ट, अच्छा हाँ लास्ट में आपका रिडीमेबल वैल्यू भी फिर आएगा। रिडीमेबल वैल्यू आप 15,000 लेके जितना भी है सबको पीवी निकालना इसी रेट से, और वो जो पीवी आएगा वो आपका मार्केट वैल्यू आएगा, और उसको फिर आप 8,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे देन जाके वो आपका मार्केट वैल्यू आएगा। तो याद रखेंगे ये आपका एक यूनिक पॉइंट था जिसकी वजह से बच्चे को परेशानी था। अगर एग्जाम से पहले जाओगे तो इस पॉइंट को आप याद करके जाओगे, ठीक है। बाकी और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं। देखो आप
अनलिस्टेड बॉन्ड में कोई मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है नहीं, क्योंकि लिस्टेड है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं, तो जो आप जितने पे आपने खरीदा था वही कॉस्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू बन जाएगा। अब क्या, सर ये था अनलिस्टेड बॉन्ड का, ठीक है। अब आपका एक्सपेंसेस पेएबल है, ये माइनस कर दिए, ये आपका नेट एसेट्स आ गया, और इसमें अगर आपका नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो ये आपका एनएवी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे को पूछा स्टूडेंट ने, वो मैक्सिमम क्वेश्चन ये है कि सर हमने इसमें से एक्सपेंस को क्यों नहीं माइनस किया। आप मुझे बताइए नेट एसेट्स क्या होता है, एनएवी जो कैलकुलेट करते हो वो क्या होता है। नेट एसेट्स किसका, नेट एसेट्स ऑफ स्कीम, जिस स्कीम का है, जिसने जिस स्कीम में पैसे लगाए उस म्यूचुअल फंड ने, उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आप मुझे बताइए ये नेट एसेट्स क्या है, ये है एसेट्स का नेट वैल्यू, एसेट्स का नेट वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, जितना हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस जितना हमारा लायबिलिटी होगा, आउटसाइड लायबिलिटी, उसको हमने माइनस करना है। आप मुझे बताइए मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में हमने सबका मार्केट वैल्यू, बॉन्ड का, कैश का, सब ऐड कर दिया, ठीक है। अब लायबिलिटी हमें माइनस करनी है, तो मुझे बताइए क्या ये आपका लायबिलिटी है क्या, सबसे पहली बात नहीं है। फिर कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर हमने एक्सपेंसेस किया है तो हमारा एसेट्स तो घटा होगा, तो आपको ये कहाँ बोला गया है कि ये जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया है, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये कहाँ बोला गया है बताइए आप मुझे। हाँ, अगर मेरे को ओपनिंग कैश दे देता और क्लोजिंग कैश नहीं देता, जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है ऐसे, आप अगर जाके चेक करोगे पास्ट क्वेश्चन को, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया है, क्लोजिंग नहीं दिया गया, और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, जितना हमने इनकम कमाया है वो सारे ओपनिंग कैश में ऐड करते हैं, जितना हमने एक्सपेंस किया है वो हम माइनस करते हैं, देन जाके हमारा क्लोजिंग क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस आता है। लेकिन वहाँ पे भी हम क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ना कि नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी भी हाल में आपका यहाँ पे एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो नेट एसेट्स निकालते हैं उसमें लायबिलिटी माइनस करना है, ना कि एक्सपेंस माइनस करना है। और ये एक्सपेंस जो है वो आपका ऑलरेडी कैश बैलेंस में एडजस्ट हुआ होगा, इसलिए इसको माइनस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी आ गए, चलो अब इसमें देखते हैं और आप क्या था, और सेकंड पॉइंट आ गए, पर यूनिट कहने भी आ गए और फंड कहने भी आ गए, यानी कि एक बार नेट एसेट्स निकालना है क्या, पर यूनिट निकालना है। आगे तीसरा पॉइंट क्या बोला है, ध्यान से देखिए, इफ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन इज 2 ईयर्स, अगर 2 साल का पीरियड ऑफ कंसिडरेशन है, एंड द फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3 पर ईयर कैश डिविडेंड असर्ट इन द नेट रिटर्न। आपको बोला है कि रिटर्न बता दीजिए, अगर म्यूचुअल फंड ने ₹3 हर ईयर आपको डिविडेंड दिया गया है और आपको कंसीडर कितने दिन का पीरियड करना है, 2 ईयर्स का। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड में जितने भी रिटर्न निकाला हम लोगों ने सिंपल रिटर्न निकाला है, तो आपको सिंपल सी काम क्या करना है, 2 साल के पीरियड में जितना भी आपका रिसीट है उसकी बेसिस पे परसेंटेज रिटर्न निकाल दो, उसको 2 से डिवाइड कर देना, एनुअल रिटर्न आ जाएगा आपका। और रिटर्न आपको पता है कैसे होता है, जितना हमारा एनएवी बढ़ा है, जितना हमारा एनएवी बढ़ा है और जितना आपने डिविडेंड रिसीव किया है, ठीक है, वही चीज़ क्या बन जाएगा आपके लिए, रिटर्न बन जाएगा। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो हमारा जो क्लोजिंग एनएवी आया था वो क्लोजिंग एनएवी हमारा 98.97 का था। ओपनिंग में कितना था, 1 यूनिट्स का वैल्यू ओपनिंग में कितना था वो चेक कर लीजिए। तो ओपनिंग से जितना भी बढ़ा वो 1 रिटर्न हुई और जितना डिविडेंड मिला वो, तो दोनों मिला के आपका रिटर्न जो होगा वो 2 ईयर्स का आ जाएगा। ओपनिंग में कितना था एनएवी बताओ, ओपनिंग एनएवी तो दिया नहीं है, हाँ तो फिर ठीक है ना, नहीं दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जब हमने इन्वेस्ट किया था उस टाइम का यही इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है हमारे पास, चेक करके देखो, जब हमने इन्वेस्ट किया था उस टाइम का ये दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उसके बेसिस पे कितने का कॉस्ट होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखो शेयर में हमने 210, आप सारे को इन्वेस्टमेंट को ऐड करिए और इतना बॉन्ड में ऐड किया, इतना हमारा आ गए, ठीक है। और बॉन्ड का जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स था वो हमारा था 4.2 का, तो कॉस्ट पर यूनिट ये आ गए। अब यहाँ पे भी एक कुछ स्टूडेंट का सवाल ये रहता है कि सर इनिशियली हमारे पास कैश नहीं होगा क्या। देखो कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैश का, क्या जब कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कैश का तो आप कितना कैश लेके चलोगे। तो इसका मतलब हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जैसे ही म्यूचुअल फंड ने फंड रेज किया उस टाइम पे उसने 100% फंड उसने मार्केट में लगा दिया, तो 100% उसने इक्विटी में लगा दिया, 100% उसने बॉन्ड में लगा दिया। तो इक्विटी एंड बॉन्ड का जो टोटल वैल्यू होगा उससे जितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनता है वही हमारे लिए इनिशियल एनएवी हो जाएगा। ये हमारा अजम्पशन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई अवेलेबल नहीं है। तो अभी के केस में देखिए ये जो
हमारा है कितने का कॉस्ट बन गया बताइए। कॉस्ट बना आपका क्या कहते हैं 44.45 का, और हमारा जो वैल्यू था वो 98 पे गया। तो इसका जो डिफरेंस है ये हमारा एक इनकम हो गई और 2 साल का डिविडेंड, क्योंकि 3 रुपीज़ पर यूनिट का डिविडेंड दे रहा था ना, तो पर यूनिट पे ही हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं पर यूनिट का। तो पर यूनिट है आपको 6 रुपीज़ ये मिला, 44 रुपीज़ ये मिला। टोटल आपका जो इनकम बनता है, टोटल इनकम बनता है 50.45 का। और आपका NAV कितना है, जब भी रिटर्न हम कोई निकालते तो किस पे निकालते हैं, जिस पे हमने इन्वेस्ट किया होता है। आप मुझे बताइए कितने रेट पे आपने खरीदा था, 54.52 पे, तो आपको बेस में लेना है 54.52। इसके बेसिस पे परसेंटेज रिटर्न आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि ये जो रिटर्न आएगा 50 डिवाइडेड बाई 50, ये 2 साल का रिटर्न है, ये 2 ईयर का परसेंटेज रिटर्न आएगा। इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 46% जो है वो एनुअल रिटर्न आता है। अब एक फोर्थ पॉइंट रहता है, फोर्थ पॉइंट जो है असर्टेन दी एक्सपेंस रेशियो। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, ये पार्ट का जो सॉल्यूशन है इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, यानी कि उसके सजेस्टेड में देने से रह गया, मिस हो गया होगा, भूल गया होगा। ठीक है, तो अब इसे एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे। ये जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कौन सी, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो के लिए ही दिया गया था। आप इसे क्या करिए, एक यूनिट का पहले कितना एक्सपेंस आता है वो निकाल लीजिए। तो ये एक यूनिट का एक्सपेंस आ जाएगी। अब उसके बाद ये चेक करना है कि कितने रुपये का NAV चल रहा है, और इतने के NAV पे इतने का एक्सपेंस किया, जो परसेंटेज आएगा दैट इज द एक्सपेंस रेशियो। अब यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसे सोचिए आप, देखिए ध्यान से सुनिए, एक लॉजिक क्या होता है कि हम लोग एक्सपेंसेस पूरे पीरियड में करते हैं, तो और यहाँ का NAV अलग होता है और यहाँ का NAV अलग होता है। अब यहाँ पैदा होता है सवाल ये कि हम लोग कौन सी NAV पे ये एक्सपेंस रेशियो निकालें। तो ज़्यादा अच्छा आंसर ये होता है कि देखो, हमने इस ना तो इस NAV पे खर्चा किया ना तो इस NAV पे खर्चा किया, क्योंकि हम तो ड्यूरिंग द पीरियड किया है, तो हमें NAV एवरेज ले लेना है, जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। अब कुछ यहाँ पे ये ऐसा भी होता है कि ओपनिंग NAV उसने अलग से कुछ दिया नहीं है, तो हम क्लोजिंग पे निकाल देते हैं। तो 2 ओपिनियन होता है। देखो 30 सेकेंड तो लगना है, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। सिंपल से क्या काम करना है, क्लोजिंग पे भी निकाल दो, एवरेज पे भी निकाल दो, सिंपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अब एवरेज कैसे निकालोगे, देखो ओपनिंग जो आपका NAV था वो ये है, क्लोजिंग NAV ये है, तो आप क्या करिए यहाँ पे एवरेज NAV निकाल लो। ठीक है जी, एवरेज NAV अगर आप निकालते हो तो ये देखो 54.52 प्लस 98.97, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 54.52 प्लस 98.97 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 76.745 आ जाएगा। और पर यूनिट का जो आपका एक्सपेंस इतना है, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो बनेगा 1.59 डिवाइडेड बाई 76.745, है ना, डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 1.59, तो ये बनेगा आपका, ये बन रहा है आपका 2.02, ठीक है, 0.0207। इसका मतलब 2.07% का जो आपका एक्सपेंस रेशियो है। आप ये भी आंसर दे दीजिए और आप क्लोजिंग वाले भी दे दो, ठीक है, क्लोजिंग वाले भी दे दीजिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने क्लोजिंग वाले भी निकाला तब भी हम सही है, अगर एवरेज पे निकाला तब भी हम सही है। वैसे ये जो आपका सॉल्यूशन है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम ओपनिंग के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का F है, या क्वेश्चन नंबर 2.3, पहले हमने 2.3 में रखा था, लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा डाउट आने लग गया स्टूडेंट का, लगा कि ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, तो बच्चे ने बोला कि ठहर ये क्लास में सॉल्व करा दो, तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का F कर दिया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये भी जनवरी 2021 में न्यू सिलेबस में भी आया है और ये ओल्ड सिलेबस में, दोनों में आया है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यूनिक एडजस्टमेंट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है। देखो, on 1st April, an open-ended scheme of mutual fund had 300 lakh unit outstanding with net assets value of 18.75। हम कब की बात करें, 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनेंगे। 1 अप्रैल को 18.75 का NAV पे एक यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड ऑफ अप्रैल, यानी कि ये आपका अप्रैल का एंड आ गए, इट इशूड, यानी कि 6 लाख यूनिट्स इशूड किया है ऑन ओपनिंग NAV। यहीं से दिक्कत शुरू होती है, यहीं से दिक्कत शुरू होती है। हाँ जी, ओपनिंग NAV पे आप किसी को यूनिट्स इशू कर दोगे, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। सबसे पहली बात सोचो
क्योंकि जब 1 अप्रैल को म्यूचुअल फंड ने, सोचो ध्यान से, अब म्यूचुअल फंड से हमने फंड रेज किया, पब्लिक से मैंने फंड रेज किया, मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मैं उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब 1 मंथ बीत चुका है, अब हम कहाँ पहुँच चुके, अप्रैल एंड में। अप्रैल बिगनिंग में हमने फंड रेज किया, अप्रैल बिगनिंग में हमने मार्केट में लगा दिया, अब अप्रैल एंड आ गया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने जो भी फंड लगाया था वो इंक्रीज होके कुछ पहुंच चुका है, यानी कि हमारे बिजनेस का साइज बढ़ चुका है। अब 1 मंथ बाद फिर से हम यूनिट्स इशू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसको उसी रेट पे इशू करेंगे, फिर तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। इसी पॉइंट से आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि ओपनिंग एनएवी पे कोई कैसे इशू कर सकता है। समझ में आया कुछ बात? ओके जी, चलिए आगे बढ़ते। +2% लोड। अब ये लोड तो आपको पता है कि इनिशियली जो कुछ परसेंटेज एक्सपेंडिचर चार्ज करता है म्यूचुअल फंड जो अपने इनिशियल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, दैट इज़ द एंट्री लोड। अगर इशू करते टाइम अगर कोई लोड चार्ज करते हैं, एंट्री लोड, फ्रंट एंड लोड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आज के डेट पे किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम पे एंट्री लोड नहीं है। अगर एनएवी उसका 15 रुपीज़ का है तो आपको 15 रुपीज़ ही देना है, कोई लोड चार्ज नहीं करेगा। हाँ, एग्जिट करते टाइम आपका ज़रूर कुछ स्कीम पे आज के डेट पे भी लोड चार्ज किया जाता है। मतलब अगर 15 रुपीज़ का एनएवी है तो आपको 15 रुपीज़ हम पे नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 2% का अगर लोड चल रहा है, एग्जिट लोड, रिडम्सन का लोड, यानी कि रिडम्सन पे जो कमीशन पे करना है, तो उस टाइम पे मैं जितना भी एनएवी चल रहा होगा उस पर 2% माइनस करेंगे। तो इशू के टाइम पे एंट्री लोड ऐड होती है, रिडम्सन के टाइम पे एग्जिट लोड जो होते हैं वो माइनस होकर जितना बैलेंस बचेगा वो आपको पेमेंट होगी। तो बोला गया है कि 6 लाख का, हमें ये चीज़ याद रखेंगे, बस ओपनिंग एनएवी यहाँ पे परेशान करता है। क्वेश्चन को और आगे पढ़ते चलते फिर हम आपको इसको एनालाइज कराते हैं। फिर कहते हैं, फिर एक नया लाइन आगे, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। यही दिक्कत है, क्योंकि ये जो ओपनिंग एनएवी जो वर्ड यूज़ किया था ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि पॉसिबल नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। उस डिस्क्रिमिनेशन को एडजस्टमेंट करने के लिए कहता है कि ये जो डिविडेंड का जो इक्वलाइजेशन है इसको आप क्या करिए, एडजस्टमेंट करके आप पेमेंट ले लीजिए। ओके, ठीक है। ये दोनों को, ओपनिंग एनएवी और एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इसको मैं अभी थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अरे डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखो आप सोचिएगा कभी, आज जैसे आज सोचो आप, आज के रेट पे एमआरएफ जो है 1000 रुपये का डिविडेंड पे करता है एक शेयर पे 1000 रुपये का डिविडेंड पे करता है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो शेयर खरीदेगा एमआरएफ का उसको हम थोड़ा ज़्यादा दे दे डिविडेंड, क्योंकि वो आज महंगा शेयर खरीदा है, और जिसने उसको इशू के टाइम पे शेयर खरीदा होगा, मान लीजिए 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू वाले 10 रुपीज़ पे ही एमआरएफ ने शेयर इशू किया होगा, है ना। तो 10 रुपीज़ वाले को हम कहते हैं कि देखो तुमने तो कंपनी में कम पैसे लगाए, तुम्हें कम डिविडेंड देता हूँ, और आज जो मार्केट में खरीद रहा है वो तो बहुत महंगा खरीदा है, 50, 60, 70, 80 हज़ार में, किसी ने 50,000 में खरीदा, किसी ने 60 में, किसी में 80 में, इवन 98,000 का शेयर प्राइस जा चुका है, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख। तो हम कह सकते हैं किसी ने 1 लाख में से अगर शेयर खरीदा तो क्या मैं उसको ज़्यादा डिविडेंड दे दूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि जब भी कभी आज के डेट पे अगर डिविडेंड पे किया जाएगा तो किसी ने कभी भी शेयर खरीदा हो सबको सेम डिविडेंड मिलता है, यानी कि डिविडेंड इक्वल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनिए, अब इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। जैसे सोचो एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, इसमें हमने 2 लोगों से पैसे, मतलब बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है जी। मैंने भी 1 लाख दिया, मेरे फ्रेंड ने भी 1 लाख दिया, ठीक है जी। 2 लाख हम लोगों ने लगाया और 2 लाख से हमने क्या करा, एक बिज़नेस शुरुआत की, ठीक है। हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया जी, 2 लाख। ये बिज़नेस रन करके 1 ईयर बीत चुका है, ठीक है। इस 1 ईयर में हमने बिज़नेस का साइज़ कितना कर दिया, 3 लाख का कर दिया। ध्यान से सुनते जाएंगे, हमने अपना बिजनेस साइज़ कितना कर दिया, 3 लाख कर दिया। 1 लाख मैंने, 1 लाख मेरे दोस्त ने, दोनों ने मिलके एक बिज़नेस शुरू किया। उस बिज़नेस में हमने 2 लाख के एसेट्स को एक्यूमुलेट यानी कि इंक्रीज़ करके रिटर्न कमा के हमने उसको 3 लाख कर दिया। अब सोचिए ये 3 लाख है। अब उसके बाद ये आफ्टर 1 ईयर हमारे एक दूसरा दोस्त है, वो भी कहते हैं मैं भी इस बिज़नेस में एंट्री लेता हूँ। याद रखेंगे, आफ्टर 1 ईयर मेरे जो दूसरा दोस्त है, मैं एक दोस्त तो पहले ही लगा रखा था पैसे, एक सेकंड दोस्त जो है उसने बोला कि उसको मैंने या हम लोगों ने ऑफ़र दिया कि आ जाओ तुम भी इस बिज़नेस में एंटर कर लो। तो क्या
ऐसा पॉसिबल है कि हम उसको भी बोले कि तू 1 लाख रुपीज़ ही दे दे, और अगर हम 1 लाख दे दे, अगर हम उनको 1 लाख दे के इक्वल का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सबने इक्वल किया, तो हम बोलते हैं कि तुम इक्वल पार्टनर हो गए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है वो बेवकूफ़ है। सोचो आप कैसे, क्योंकि आप 1 साल बाद एंट्री ले रहे हो, जिस टाइम एंट्री ले रहे हो उस टाइम हमारे बिजनेस में ऑलरेडी 3 लाख का एसेट्स है। इसका क्या सिंपल सी बात होता है कि देखो 3 लाख का एसेट्स होने का मतलब ये है कि देखो ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वहाँ पे कितना है 1.5 लाख का, बी का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है बताइए 1.5 लाख का। अगर ये मिस्टर सी 1 लाख लेके आएगा तो, और बाद में जब डिविडेंड वगैरह पेमेंट करने की बात आएंगी, इनकम पे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएंगी, तो बोलते हैं देखो तुम हम सारे क्या है, जैसे जैसे पैसे सबने लगाए सब तो इक्वल हो गए। तो उस केस में अगर आपने इक्वली उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदे में रह जाएगा, ये दोनों नुकसान हो जाएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनिए। हम उसको कहते हैं कि ठीक है जी, हम ओपनिंग वैल्यू पे ही आपको इशू करते हैं। मान लीजिए इसमें भी मान लीजिए कंपनी ही था, कंपनी बनाया था हम लोगों ने 2 ही जने मिलके। ठीक है, अब वैसे अब देखो, अब एग्जांपल ही लेना है तो ले लो ना, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में शेयर इशू नहीं होता है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा। अगर कंपनी का एग्जाम्पल ले लो तो जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो नंबर ऑफ शेयर होता है, इसका जितना नंबर ऑफ शेयर है उसका जितना नंबर ऑफ शेयर है। तो हम कहते हैं हाँ जी आपको भी हम ना उसी रेट पर इशू करेंगे। मान लीजिए 10 रुपये के फेस वैल्यू पर इशू किया गया था, इसको भी 10 रुपये के फेस वैल्यू पर इशू किया गया था, तो मैं इसको भी कहता हूँ जी हाँ जी आपको भी 10 रुपये पे इशू करेंगे, 10 रुपये के फेस वैल्यू पे और 10 रुपये ही पे ही इशू करोगे, तो इसको भी 1 लाख ही आएगा। और फिर कहते हैं कि देखो जी हम ओपनिंग प्राइस पे ही आपको इशू कर रहे हैं, आपको 10 रुपीज़ पे इशू किया था, आपको भी 10 पे, तो ये जो मिस्टर सी आफ्टर 1 ईयर एंट्री ले रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि आपको भी हम ओपनिंग रेट पे ही इशू करेंगे। तो मैं तो कहता हूं देखिए जी फिर तो नुकसान हो गए, क्योंकि इसको 1.5 लाख देना चाहिए था, याद रखना, क्योंकि ये दोनों का पैसा 1.5 लाख जा चुका है, तो इसको भी इस बिजनेस में एंट्री लेना है, अगर इक्वल पार्टनर बनना है, इक्वल प्रॉफिट का यानी कि सेम चीज़ों का, तो इसको 1.5 लाख लगाना चाहिए। तो हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि नहीं जी हम जो शेयर इशू करेंगे तो ओपनिंग रेट पे ही करेंगे। वैसे होना क्या चाहिए था, देखो 10 रुपीज़ के शेयर, अगर 10 रुपीज़ का शेयर खरीद के आपने अगर 2 लाख लगाया था, तो अगर वो 2 लाख हमारा 3 लाख पे जाता है, इट मीन्स कि शेयर का प्राइस जो है वो 10 से हमारा 15 पे जा चुका होगा। इसको जो है 15 रुपीज़ के रेट से इसको शेयर इशू कर देना चाहिए था, बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ कहते नहीं हम तो ओपनिंग रेट पे इशू करेंगे, तो ठीक है ना जी ओपनिंग रेट पे इशू करो आप, ठीक है। तो ओपनिंग रेट पे अगर इशू किया तो हमारे पास तो 1 लाख ही यहाँ से आया, आप बोलोगे हाँ। तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये 50 रुपीज़ आप इक्वलाइज करने के लिए हम अपने, हमारा जो वहाँ पे हिस्सेदारी है सबका इक्वल हो, इस हिस्सेदारी को इक्वलाइज करने के लिए आप एडिशनल कुछ और दे दो, दैट इज द 50,000। दिस इज एडजस्टमेंट फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अभी के केस में अगर कंपनी है, कंपनी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर उसको डिविडेंड बोलोगे तो कल के डेट पे, अगर आज तो हम फर्स्ट ईयर एंड पे, सेकंड ईयर एंड पे, थर्ड ईयर एंड पे, फोर्थ ईयर एंड पे अगर हम पहुंचेंगे, तो ये तीनों मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों का इस कंपनी पे इक्वल हक हो जाएगा, क्योंकि इनका भी 1.5 लाख है, इनका भी 1.5 लाख है, इसने भी 1.5 लाख लगा के आया है। तो कल जब हम बिजनेस में पैसे कमाते जाएंगे उस पर सबका इक्वल हक होगा, यानी कि डिविडेंड इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन वो डिविडेंड इक्वल जो मिलेगा उसको इक्वल करवाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इक्वलाइज करना पड़ेगा, और वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो तभी इक्वलाइज हो जाता अगर हम उसको ओपनिंग एनएवी पे इशू नहीं करते, यानी कि वो हम अभी जो हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बोल रहे थे वो यूनिट्स के केस में, यानी कि म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, वो एनएवी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। इसने इनिशियली जिसने भी लगाया था उसने 18.75 पे लगाया था, अब आफ्टर 1 मंथ किसी और से हम प्राइस से ले रहे हैं और हम कह रहे ओपनिंग एनएवी पे लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हो, यानी कि ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये जो ओपनिंग एनएवी पे हम पैसे ले रहे हैं उसी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ से, वो जो एडिशनल डिविडेंड जो हम कल के रेट पे इक्वली बांटेंगे उसको इक्वलाइज करने के लिए आपको एडिशनली कुछ देना पड़ेगा। तो वो एडिशनली जो हम लेंगे दैट इज दी एडजस्टमेंट फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। समझ में आया? ठीक है, बस इतना सिंपल सा छोटा सा एडजस्टमेंट है। अगर ये एडजस्टमेंट समझ आ गई तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रहता है। आगे बढ़ते
एट द एंड ऑफ मे, अच्छा 1 मंथ और बीत गए, 1 मंथ और बीत गए, यानी कि ये आपका मई का एंड आ गया। ओके जी, एट द एंड ऑफ मे 3 लाख यूनिट्स और रीपर्चेज्ड एट ओपनिंग एनएवी, अगेन वही बात, रीपर्चेज्ड, म्यूचुअल फंड ने रीपर्चेज किया, आपको पता है रीपर्चेज ऑफ इक्विटी शेयर इज बाईबैक, रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स इज रिडम्पशन। मैं म्यूचुअल फंड अपना यूनिट्स खुद रीपर्चेज कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टर यूनिट्स को रिडीम कर रहा है, तो ये रिडम्पशन की बात हो गई, समझ में आ गई बात। तो ये रिडम्पशन हो रहा है, यानी कि इस पे जाके रिडम्पशन हो रहा है कितने यूनिट्स, 3 लाख यूनिट्स, यानी कि यहाँ से 3 लाख यूनिट्स टोटलिटी में से कम होगा। ओपनिंग एनएवी पे ही कर रहे हैं, गजब है बाबा, ओपनिंग एनएवी पे हम कैसे देंगे बताओ, इसका मतलब तो जिसको हम पे कर रहे हैं उसको नुकसान हो जाएगा। सोचो ध्यान से, क्योंकि किसी ने 1 अप्रैल को पैसे लगाया, सोचना थोड़ा ध्यान से, 1 अप्रैल को पैसे लगाया, अब यहाँ पे कह रहे कि इसमें से कुछ लोग एग्जिट कर रहा है, तो भाई एग्जिट जब करेगा तो उसको पूरे जितना भी पैसे उसने एक्यूमुलेट करके लाया है उतना आप पे करो ना। जैसे मान लीजिए ये जो हम लोगों ने 3 लाख था, है ना, एक को एंट्री लिया, 1.5 और एडिशन कराया, मतलब टोटल 4.5 लाख का एसेट्स हो गया। इस एसेट्स को फिर एक साल में हम लोगों ने 9 लाख कर दिया, ठीक है। अब इसमें से मिस्टर बी कहता है मुझे निकलना है, मैं कहता हूं देख भाई तुम्हें तो हम ओपनिंग प्राइस पे भेजेंगे जी, ओपनिंग प्राइस तो 10 रुपये का था, 10 रुपये के बेसिस पे हम अगर भेजेंगे तो इसको 1 लाख ही जाएगा। अब मुझे बताओ, सब लोगों ने मिलके वैल्यू को 9 लाख कर दिया है और हम कह रहे कि नहीं हम तो तुम्हें 1 लाख ही पे करेंगे, तो फिर नाइंसाफ़ी है। तो हम कहते रुको, हम ओपनिंग पे तो पे करेंगे ही तुम्हें, और तुम्हारा जितना एडिशनल हुआ होगा ना इन्वेस्टमेंट का वो भी पे कर दूंगा ऑन द नेम ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एडजस्टमेंट। तो फिर वही बोला यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है कि हम लोग एग्जिट रीपरचेज करेंगे ओपनिंग एनएवी पे, याद रखेंगे अगेन ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड, क्योंकि रिडम्पशन हो रहे तो एग्जिट लोड जाएगी, इतना हम कम पे करेंगे उसको, और फिर एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ओपनिंग एनएवी किसी को पे नहीं कर सकते हो आप 2 महीने बाद। 2 मंथ बीत चुका है और हम कह रहे कि ओपनिंग एनएवी पे करेंगे, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा उनके लिए जिसने पैसे म्यूचुअल फंड में लगाया था। हम उसको कहते कि जो एडिशनल आपका इनकम बना होगा वो मैं आपको बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ जून, 1 महीने और बीत गए जी, 1 महीने और बीत गए जी। एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अब आपका जो 1 मंथ और बीता है जून का एंड, यहाँ पे जाके आपका जितना भी इनकम अवेलेबल है उसमें से 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया कुछ बात, यानी कि यहाँ जितना भी होगा उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो हमने जितना पैसे लगाया होगा और वहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए हमारा वैल्यू जो होगा ना इतने 425 पॉइंट समथिंग लाख से इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे अप्रैल महीने का इनकम है कुछ, ध्यान से देखेंगे, अप्रैल का इनकम, मई का इनकम, जून का इनकम, यानी कि ये सब चीज़ अगर हमने डायग्राम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान से सुनिए, ये अप्रैल एंड मई एंड जून एंड 70% डिस्ट्रीब्यूट करे, 6 लाख एडिशन किया है, 3 लाख हमारा माइनस किया गया है, 3 लाख यूनिट्स 300 लाख यूनिट्स इशू किया गया था इतने रेट पे, और हर जगह जो रिडम्पशन हो रही है या इशू हो रहा है सब 18.75 पे ही, और फिर उसके बाद उसमें एंट्री लोड भी है, एग्जिट लोड भी है, और उसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एडजस्टमेंट भी है। ओके, अब हमने ये जो था ना, ये हमारा अप्रैल का इनकम, मई का इनकम, जून का इनकम, ये तीनों हमने यहाँ पे इस टाइमलाइन पे डाल दिया, ये अप्रैल का इनकम, मई का इनकम एंड जून का इनकम। अब हम लोग रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है देखिए, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, हम कितना इनकम कितना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। आप सोचो सबसे पहली बात कि ये इनकम कब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कब हो रही है। इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा यहाँ पे, यानी कि ये वाला ध्यान से देखिए, इसका मतलब पहला पॉइंट में आपको ये वाले जो 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे उसका आपको अमाउंट निकाल के देना है। अब अगर हम लोग कैलकुलेशन पे आ जाए तो अब इसका कैलकुलेशन करना है कि ये जो इनकम कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम पे हम अगर आ जाए तो देखो सिर्फ इनकम की बात करना है, जो हमारा कैपिटल आया है उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। तो क्या क्या इनकम आया देखो, एक तो ये जो रिसीव किया है वो इनकम है, ठीक है, ये इनकम जो रिसीव हुआ है। दूसरा
ये जो 6 लाख पे जो एडिशनल लाया है वो ये इनकम को इक्वल करने के लिए ही तो लाया है कि देखो एग्जिस्टिंग 300 लाख वाले जो इन्वेस्टर उसको इसके लिए जितना कमाया है उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू हम उनसे भी ले लेते हैं। किन से? जो एंट्री ले रहा है। अब सोचो एंट्री कैसे ले रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो 22.95 है वो 300 लाख यूनिट्स का है, तो डिवाइडेड बाय अगर हम 300 करें तो एक यूनिट पे इसने कितना कमाया है? 22.95 डिवाइडेड बाय 300। ये देखा जाए तो देखो एक यूनिट पे 0.0765 यूनिट्स कमाया गया है। ठीक है, तो ये जो 6 लाख यूनिट जितना हम इशू कर रहे हैं, हम उसको क्या करें कि देखो इन लोगों के जितना एडिशनल अमाउंट है उतना तो तुम्हें भी लाना पड़ेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था, हमारे एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट के अलावा 0.5 लाख इन लोगों ने कमाया था। सोचो कैसे, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 1.5 लाख पे पहुंचा दिया था। ठीक है, तो कितना इनकम हुआ था? 50,000। तो जब ये एंट्री ले रहा था मिस्टर सी, तो हम इक्वल करने के लिए मिस्टर सी को क्या बोल रहे हैं कि तू 50,000 एक्स्ट्रा लेके आ। एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है, जितना हम लोगों ने कमाया है एक यूनिट पे, हम सामने वाले को यही बोलते हैं कि इतना अमाउंट तुम्हें लेके आना पड़ेगा, जितना इन लोगों को कमाया है तुम उतना अपना एडिशनल लेके आ जाओ, तो दोनों क्या हो जाओगे? इक्वल हो जाओगे। तो 0.0765 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, अगर यहाँ पे देखिए हम लोग तो 0.459 लाख जो है वो एडिशनल हमने लाया, तो वो भी तो इनकम का ही तो पार्ट हुआ ना। तो ये देखो इतना अमाउंट हमने लाया, ये था हमारा अप्रैल का, इतना लाया। कैसे निकाला हमने? ये वाले को 6 लाख से हमने ऐड कर दिया। अब सोचो क्या हो रहा है, एक इनकम ये हो गई, फिर उसके बाद थर्ड इनकम ये हुआ, तीसरा, यानी कि हमने ये बोला कि देखो इनकम एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल का इनकम हमारा इतना बन जाता है। लेकिन याद रखेंगे अप्रैल के एंड के जो इनकम है वो टोटल 306 यूनिट्स का हुआ। अब 306 लाख यूनिट्स का, क्योंकि 300 लाख यूनिट्स का जो था वो तो था ही, और 6 लाख पे जो हमने लाया है, तो ये जो आपका अमाउंट बनता है ये टोटल 306 लाख यूनिट्स का है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये इनकम और आया, आप बोलोगे हाँ ये ऐड कर दीजिए, देखो मे का इनकम हमारा और ऐड हो गए। अब सोचो ये जो 3 लाख यूनिट्स जो रिडीम हो रही है, इस पे हमने इनकम कुछ पे किया है, इस पे हमने कुछ इनकम पे किया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो टोटल बना है इसको ऐड करने के बाद, मे वाले को ऐड करने के बाद जो टोटल बना है, इसमें कितने लोगों का इनकम था? पूरे के पूरे 306 यूनिट का इनकम था, जिसमें से 3 लाख यूनिट्स जो है वो रिडीम किया जा रहा है, यानी कि रीपर्चेज, उनको पेमेंट किया जा रहा है। तो आप बताओ पेमेंट जो करेंगे तो 3 लाख यूनिट्स के हिस्से का जितना इनकम है उसको पे कर देंगे। तो आप इसमें से क्या करिए, इसको 306 का है तो एक यूनिट का कितना बनेगा, 306 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो 306 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, है ना, तो ये एक यूनिट का आ गया। 3 लाख पे हमने पेमेंट किया तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा, याद रखेंगे माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये रहा माइनस, तो इतना आपका बन जाता है। ध्यान सुनेंगे, ये जो बचा है मे के एंड में रीपेमेंट के बाद, रिडम्पशन के बाद मे के एंड का, यानी कि मे एंड में ही 2 कैलकुलेट किया हमने। देखो ध्यान से, मे एंड में ही हमने 2 कैलकुलेट किया। ये था मे एंड का स्टार्टिंग में, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा है एट एंड ऑफ मे बिफोर पेमेंट ऑन रीपर्चेज, रीपर्चेज से पहले, ठीक है। और ये है एट एंड ऑफ मे, ये एंड ऑफ द मे का आपका 57.267, ये आपका आ जाता है मे के एंड में। और फिर आप मुझे बताइए, फिर आपने जून मंथ में 45.45 से कमाया है, तो 45.45 और ऐड हो जाएगा। ये टोटल इनकम है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। आप याद करेंगे, सॉरी क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना इनकम अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइए इनकम जो अवेलेबल है वो कितना, ये इनकम अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और बोला गया 70% इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड देखें तो इसका 70% यानी कि ये हमारा बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे आंसर तो हमारा यही था, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम बोला था, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम नहीं बोला था। समझ में आया बात? ओके आइए तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका क्या बोला गया, देखो इशू प्राइस कौन सी डेट का, सोचो इशू प्राइस कौन सी डेट का, एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के एंड में। यहाँ पे जो 6 लाख को इशू किया था वो कितने पे,
आप ध्यान से देखो, कुछ लोग बोलेंगे हमने तो इशू किया ओपनिंग एनएवी पे, तो ओपनिंग एनएवी के साथ कुछ लिया भी तो था। ओपनिंग के साथ एक तो एंट्री लोड लिया था और डिविडेंड इक्वलाइजेशन का लिया था। आपको पता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए 1 यूनिट पे हमने कितना लिया था, अभी यही तो लिया था, ये रहा इतना, 1 यूनिट पे हमने इतना लिया था। तो ये भी लेंगे, लोड भी लेंगे और 18.75 भी लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग एनएवी लेंगे, लोड लेंगे और ये इनकम को इक्वल करने के लिए एडिशनल जो बनता था वो पर यूनिट, क्योंकि एनएवी जो होता है पर यूनिट का होता है, तो 0.0765 ये भी आपका आएगा। तो ये देखो 18.75 ये भी लेंगे, हम 2% का लोड भी लेंगे और डिविडेंड इक्वलाइजेशन का वो अमाउंट भी लेंगे, तो इश्यू प्राइस इतना आ जाएगा। वैसे एग्जैक्टली बोला गया है कि अच्छा जी बताओ ये जो रीपर्चेज हो रहा है इसको हम कितना पे करेंगे। एक तो बोला गया है कि ओपनिंग एनएवी पे करेंगे तो 18.75 तो पे करेंगे ही करेंगे। उस 18.75 में से हम कमीशन माइनस कर देंगे, क्योंकि एग्जिट लोड जो होता है ना, एग्जिट करते टाइम का कमीशन, देखो ये जो लोड होता है वो कमीशन चार्ज्ड बाय म्यूचुअल फंड होता है, समझ में आया, म्यूचुअल फंड ने जो चार्ज किया वो होता है। तो अब मुझे बताइए जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो मैं कमीशन रखूँगा तो मैं पेमेंट करने में से माइनस करूँगा ना, लेते टाइम कमीशन ऐड करूँगा, देते टाइम कमीशन रख के पे करूँगा तो नेट करूँगा। तो याद रखना 18.75 में से क्या करोगे, कमीशन माइनस करोगे, लोड को माइनस करोगे 2%। और याद रखना अब हम उनके इनकम का हिस्से भी तो देंगे ना, तो देंगे तो हमें और ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करेंगे, देखो ये वाले इनकम, ये वाला इनकम, यानी कि वो जो मेक एंड में पर यूनिट जो बना था ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था, ये रहा डिविडेंड इक्वलाइजेशन का पर यूनिट पे जो हमने बांटा था, यहाँ पे ये रहा, ये वाले अमाउंट 57.834 डिवाइडेड बाई 306 लाख, यानी कि 1 यूनिट पे 0.189 पे करेंगे, 0.189 पे करेंगे। समझ में आया बात, यानी कि ये हम लोग ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, ये आपका इशू प्राइस आ जाएगा, ठीक है। आ गया ये। अब हम बात कर रहे हैं रीपर्चेज प्राइस, ये हो गए नेट एसेट्स वैल्यू एज ऑन 30 जून। ओ यहाँ पे NAV क्या होगा, यहाँ का NAV क्या होगा, तो 1 यूनिट्स का प्राइस निकाल दो, बन जाएगा। कैसे निकालोगे सोचो, यहाँ का NAV निकालने के लिए टोटल एसेट्स पे जाना पड़ेगा, और टोटल एसेट्स के लिए ओपनिंग का वाले अमाउंट लेंगे, जितना इनकम कमाया वो ऐड करेंगे, जितना डिविडेंड के लिए इक्वल लाया है और जो 6 लाख के लिए लाया है वो ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ ऐड करने के बाद जितना यहाँ का अमाउंट बनेगा एसेट्स, उसमें आपका जितना यूनिट्स बचा है, यूनिट्स कितना बचा है इस डेट पे 300 ओपनिंग में था, 6 ऐड किया है, 3 रीपेमेंट किया है, तो 303 लाख यूनिट्स जो होगा ये हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएंगे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमने कैलकुलेशन करके दिया है कि देखो स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में तो सोचो 18.75 से 300 लाख यूनिट्स था, स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। एक तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी है, वो भी ऐड करना है, आप पहले ऐड करो बाद में ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा पोर्टफोलियो वैल्यू ऐड होके एंड तक पहुंच गए हम लोग। डिविडेंड हमने जो 3 साल का था कितना रिसीव किया है, ठीक है, और 6 लाख पे लिए कितना, ये 6 लाख वाले, ये 6 लाख वाले, 6 लाख पे हमने फ्रेश कितना रिसीव किया और इनकम हमने कितना रिसीव किया, ठीक है। अब एक रह गया बीच में, कौन सी, जो पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट जो हुआ है रीपर्चेज पे वो माइनस कर दीजिए, इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो भी आप हटा दीजिए। तो ये सब हटाने के बाद इतना नेट में बचा होगा, याद रखना ये जो हम NAV निकाल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले का NAV नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई, तो इतना टोटल बन गया, नंबर ऑफ यूनिट्स आपका 303 बनता है, ये बन गया। यही क्वेश्चन था आपका डिविडेंड का इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.6, जो कि नवंबर 2020 में आया था, मज़ेदार क्वेश्चन, छोटा सा एडजस्टमेंट था, हालत ख़राब हो गए सबका, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, जब हमने सर्टिफाइड कॉपी का, जो कुछ स्टूडेंट ने सर्टिफाइड कॉपी किया था उसमें जब एनालिसिस किया था वहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, लेकिन चलो वो वहाँ पर रह गया, हम अभी फ्रेशली यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा एडजस्टमेंट, उसके बावजूद भी सबकी हालत ख़राब, ठीक है। वैसे मैंने सॉल्यूशन जो देने की कोशिश किया अपने लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्रिशिएट भी किया कि सर क्या बात है, आपने तो इतना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जबकि लोगों ने इतने डिफ़िकल्ट इक्वेशन बना कितना बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। थैंक यू इसके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वापस आते हैं हम लोग, क्या कहते हैं देखिए, Corpus and AMC on 1st April 2015 has floated 2 schemes
डिविडेंड प्लान एंड बोनस प्लान, ठीक है, दो स्कीम को फ्लोट किया है, एक डिविडेंड प्लान है, एक हमारा बोनस प्लान है, ठीक है। मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन बोथ दी स्कीम, एक मिस्टर एक्स ने दोनों में पैसे लगाया है, डिविडेंड प्लान में भी बोनस प्लान में भी। ओके जी, द फॉलोइंग डिटेल्स एक्सेप्ट इशू प्राइस, इशू प्राइस नहीं दिया, उसके अलावा कहते हमने सब कुछ दे दिया, अवेलेबल। डिविडेंड 12%, 10%, 15%, यानी कि इस पूरे पीरियड में 3 टाइम्स डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। बोनस रेशियो 1.4, 1.5, 2 बार बोनस दिया गया है, ठीक है जी। डिविडेंड प्लान का NAV दिया गया है यहाँ पे, और बोनस प्लान का भी NAV दिया गया है। बस देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, यानी कि ओपनिंग का NAV हमें नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। आगे कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो किया है 9,20,000, ठीक है, डिविडेंड प्लान में, और बोनस प्लान में जो इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो 10 लाख की। एवरेज प्रॉफिट याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज होता है तो इस बातों पे भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जब सर्टिफाइड कॉपी पे डिस्कशन किया था वहाँ पे भी देखा था स्टूडेंट लोगों ने क्या करा था, इस एवरेज वर्ड का ही इंटरप्रिटेशन नहीं लिया था। एवरेज जैसे ही बोला गया है तो ये पर एनम होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। देखो कब इशू किया गया है, 1 अप्रैल 2015 को। ओके जी, 1 अप्रैल 2015 को इशू किया गया है, और यहाँ पे जाके चेक करोगे तो बोला है कि इशू प्राइस निकालो, और यहाँ पे देखो ये लास्ट डेट का कुछ 31 मार्च 2020 का कुछ दिया जा रहा है, तो ये हमें लेना पड़ेगा कि ये एंडिंग डेट है 31 मार्च 2020, ठीक है जी। तो आप देखिए कितने साल का लाइफ बनता है, 15 से 16, 17, 18, 19 एंड 20, यानी कि 5 ईयर का लाइफ हो गया हमारा। सोच के देखो, ठीक है जी। अब ये 5 ईयर का जो लाइफ है, ये जो 5 ईयर का लाइफ है, इसमें से ऑन एन एवरेज हर साल हमने इतने का प्रॉफिट अर्न किया है। एवरेज यील्ड ये जो 6.4% है, ये पर एनम होगा, ध्यान से सुनेंगे, पर एनम होगा। चलिए, बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इशू प्राइस, बहुत सिंपल सी काम करना है, यहाँ का इशू प्राइस निकाल देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो डिविडेंड जो पेमेंट किया गया है, ये डिविडेंड कैश में दिया है या ये डिविडेंड के बदले यूनिट्स दिया गया है। आपने पढ़ा होगा डिविडेंड का 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब डिविडेंड में भी 2 तरह का प्लान होता है। एक प्लान ये कहता है कि मैं डिविडेंड एज ए कैश पेमेंट कर दूंगा। एक प्लान ये कहता है कि जितना डिविडेंड का अमाउंट बनता है, जितना हमारा डिविडेंड का अमाउंट बनता है, उस अमाउंट के इक्वल जितना नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनता है वो हम आपको यूनिट्स इशू कर देते हैं। तो एक हो जाता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, और एक जो होता है डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। तो एक डिविडेंड पे आउट प्लान हो गए, एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान हो गए। क्वेश्चन में कहाँ लिखा गया है कि ये कौन सी प्लान है, क्योंकि अगर डिविडेंड का पेमेंट वाले प्लान होगी तो सुनिए क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस केस में आपका हमेशा, क्योंकि डिविडेंड कैश दिया तो जितना स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ यूनिट्स होता है, एंड तक का नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारा वही रह जाता है। समझ में आया। और अगर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होगी तो जब ये डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा उस टाइम पे डिविडेंड ना दे के वो यूनिट्स देंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़े हुए नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे फिर उसके बेसिस पे डिविडेंड निकलेंगे, तो डिविडेंड का अमाउंट जो होगा ना वो चेंज होगा। क्योंकि अगर डिविडेंड पे आउट प्लान होगा तो इनिशियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे ही ये सारे कैलकुलेशन होते जाएंगे, जो कि इनिशियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी आपको पता नहीं है, क्योंकि हमने कितना अमाउंट लगाया ये तो हमें पता है, लेकिन किस रेट पे लगाया वही नहीं पता है। और जब तक ये ना पता चले कि आपने किस रेट पे लगाए हो तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं आ सकता है, और जब तक नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके पास नहीं है तब तक आप डिविडेंड कैसे निकालोगे। वैसे आपको पता है कि डिविडेंड हम फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो चलो फेस वैल्यू के बेसिस पे डिविडेंड का अमाउंट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अगर ये पे आउट प्लान होगी तो। ओके,
और एक और भी चीज़ पता है आपको कि कुछ बोले या ना बोले, यूनिट्स का जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपीज़ का, तो अगर 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू होगा तो अब आप मुझे समझाइए 10 रुपीज़ के अगर फेस वैल्यू होगा तो इतना तो पता है कि 1 यूनिट पे 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना, मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जब तक नहीं पता है तब तक आप डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा करते ना 9,20,000 पे हम 12% निकाल देते हैं ना, ऐसा तो बेवकूफ़ी करने की सोचना भी मत, क्योंकि एन जो इशू किया गया होगा वो फेस वैल्यू पे इशू नहीं किया गया होगा, ठीक है। इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन तो आ रहा है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए एक ही झमेला बचा कि डिविडेंड पे आउट प्लान या डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। जब क्वेश्चन साइलेंट होते हैं तो हम अपने हिसाब से कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। मैं बार बार इस बातों के लिए एग्जाम में क्लास में मैं प्रिपेयर करते रहता हूँ। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है या तो ओल्ड क्वेश्चन होता है या ओल्ड क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन होता है, और जब ओल्ड क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन होगी तो अजम्पशन वगैरह मैक्सिमम केस में वही चलता है जो पहले से होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आप पहले बार देख रहे थे, ये क्वेश्चन पास्ट में कम से कम 5-6 बार आ चुका है और ये हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पढ़ के जाता है, लेकिन वहाँ दिक्कत ये होता है कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमारे पास ओपनिंग एनएवी हुआ करता था, ठीक है, और रिटर्न हमें कैलकुलेट करना होता था। ये वाले रिटर्न जो यहाँ पे दिया गया है वहाँ तो परसेंटेज में होता था, रिटर्न निकालना होता था। इस क्वेश्चन में क्या किया है, रिटर्न दे दिया है और ओपनिंग आपसे निकलवाया है। दिखने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है। तो फिर से आते वापस, जब हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था पास्ट क्वेश्चन तो उसमें क्या अजम्पशन चल रहा था, याद करिए। उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ क्लियरली लिखा था, डिविडेंड प्लान नहीं लिखा था। वो जो क्वेश्चन हमारा पास था वहाँ पे इसको डिविडेंड प्लान वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे अगर देखो होता क्या है, बहुत बार हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं लेकिन लैंग्वेज इस तरीके का हो जाता है कि वो एग्जामिनर खुद ही भूल जाते हैं कि वो क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है जी। डिविडेंड सीधा प्लान लिखा है, या तो डिविडेंड पे आउट बोल देते या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बोल देते, डिविडेंड प्लान उसको वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, जितना स्मार्ट होता नहीं है वो अपने आप को समझ लेता है, ठीक है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, समझने में क्या बुराई है, समझना चाहिए सबको अपना स्मार्ट। तो जिसने भी क्वेश्चन मॉडिफाई किया है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, जो कि उसके लायक वो था नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है, या डिविडेंड पे आउट प्लान। अगर डिविडेंड पे आउट प्लान बोलता तो कोई झमेला नहीं होता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलता तो भी झमेला नहीं होता। लिख दिया डिविडेंड प्लान। तो अब यहाँ पे ज्योतिषी विद्या पढ़ के आना पड़ेगा अब आपको। ज्योतिषी विद्या ये कहता है जी कि पास्ट में जो चीज़ था क्वेश्चन के अंदर वो याद है, तो वो वाले अजम्पशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सजेस्टेड से वैल्यू आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर अगले बार आएगा तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज़ करके, ठीक है, और देन ये क्वेश्चन पूछा जाए। और पूछे या ना पूछे, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड डाले या ना डाले, आपको ये याद रहेगा, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने इस पर बहुत टाइम लगा के आपको बता दिया। तो उसमें क्या था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान था, तो इंस्टीट्यूट ने भी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में, ठीक है जी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने वर्ड जी, माफ़ करिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट वर्ड डाल के पूछना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स मिला है, यहाँ पे भी एडिशनल यूनिट्स मिला है, यहाँ पे भी एडिशनल यूनिट्स मिला है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ का NAV पता है। अब अगर मैं बैक कैलकुलेशन करके जाऊँ पहुँच नहीं सकता, स्टार्टिंग से कैलकुलेशन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक NAV नहीं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं है, डिविडेंड नहीं आएगा। अब जब डिविडेंड नहीं आएगा तो फिर अगेन नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे निकालूँ, NAV तो दिया है, बहुत झमेला है, ठीक है। दिखने में आसान लगता है लेकिन इसके अंदर, तो अब कुछ लोगों ने क्या करा, एक्स अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हाँ जी अज्यूम करते हैं कि इनिशियल हमारा NAV x हो जाएगा, या कुछ लोगों ने ये अजम्पशन लिया कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारा x हो गया, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी कीजिए। अब वो x के अजम्पशन के साथ जब आगे बढ़ते हो ना तो वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, वो इक्वेशन बनते जाते, इक्वेशन सॉल्व करते रहिए। हम तो कहते हैं ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड है
उसको बेस बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड के जैसे ही हम लोग फॉर्मेट भी दें, उसके जैसे ही हम प्रेजेंटेशन भी डालें, उसके जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर इस तरीके से चलोगे तो कभी भी एसएफएम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और चलो, अगर मेरे स्टूडेंट तो इतना तो आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि हम जो भी मेथड यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉजिक सेम होना चाहिए, कैलकुलेशन सेम होना चाहिए, मंजिल हमारा सेम होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी दीजिए, कोई आपको प्रेजेंटेशन पे मार्क्स नहीं काटता है। और आज तक हमने जितने भी आंसर शीट चेक किया है, कभी मैंने प्रेजेंटेशन पे मार्क्स काटते हुए तो मैंने नहीं देखा है। मार्क्स कब कटता है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मार्क्स कब कटता है? दिया है वैल्यू कुछ और, हमने अपने हिसाब से कुछ राउंडिंग ऑफ करके कोई वैल्यू ले लिया, कैलकुलेटर का वैल्यू यूज़ कर लिया, वहाँ सब पे जाके मार्क्स आपका रिडक्ट होता है। तो वापस आते फिर से हम अपने हिसाब से दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। ठीक है, वापस आइए। मैंने सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन ये लिखा है कि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, लैंग्वेज में क्लियर नहीं है। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि गोइंग टू अज्यूम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये री इन्वेस्टमेंट का प्लान है, इसके अजम्पशन पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इसका लॉजिक भी वही दिया है कि हमारा जो मॉडिफाइड ओल्ड क्वेश्चन है, तो ओल्ड क्वेश्चन में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान था, हम भी वही अजम्पशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके जी, वापस आते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, देखो अब इतना तो पता है ना कि अगर मेरा यहाँ पे 1 यूनिट होता, क्योंकि इतना पता है कि डिविडेंड किस पे दिया जाएगा, फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपीज़, वो बदलता नहीं कभी भी यूनिट्स के केस में। ये चीज़ तो आप माइंड में जाके सेट कर लो। तो मुझे पता है फेस वैल्यू 10 ही होगी, डिविडेंड जो दिया गया है 10 रुपीज़ पे, इसका मतलब 10 के 12% 1.2 रुपीज़ का डिविडेंड है। इस डिविडेंड के प्रोपोर्शन में जितना नंबर ऑफ यूनिट्स होगा वो दिया जाएगा, और उसका रेट हमें पता है। तो हमें इतना तो पता चल जाएगा ना कि 1.2 रुपीज़ के लिए कितना नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किया जाएगा। लेकिन वो जो होगा वो एग्जिस्टिंग 1 यूनिट के बदले होगा, क्योंकि आपने डिविडेंड का अमाउंट कितना ले लिया? 1 रुपये 20 पैसे। हाँ तो ठीक है ना, 1 यूनिट्स के लिए अगर इतना एडिशनल यूनिट्स मिला तो ओपनिंग जितना होगा उसके लिए इतना मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एग्जिस्टिंग कितना यूनिट्स ले लो आप? 1। हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग में 1 यूनिट ले लिया ओपनिंग का। ठीक है, और टेबल हमने सेम बना दिया। 1 यूनिट था, 1 यूनिट पे हमारा इतने का डिविडेंड मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा डाउट इसलिए नहीं है कहीं लिखा नहीं, कहीं पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का होगा। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे, इम्प्लाइड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये रहा 1 रुपये 20 पैसे। अब यहाँ पे टोटल डिविडेंड इतना ही रहा हमारे पास, NAB 48 का। तो इतना एडिशनल यूनिट्स मिला, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एडिशनल ये जो यूनिट्स रहा, इस पे फिर 10% का डिविडेंड मिलेगा। 1 यूनिट पे 1 रुपीज़ का डिविडेंड होगा, 1 यूनिट पे 1 रुपये का डिविडेंड होगा। हमारे पास कितने यूनिट्स है? 1.0125। तो कितना डिविडेंड मिलेगा? इतना। और उस दिन का NAB कितना चल रहा है? देखो आप, उस दिन का NAB 50 रुपीज़ का। ठीक है जी, तो उस दिन का NAB 50 रुपीज़। तो टोटल एडिशनल इतना नंबर ऑफ यूनिट्स मिला, एग्जिस्टिंग इतना था, उसमें इसको ऐड करिए, यहाँ पहुँच गए। और यही कैलकुलेशन थर्ड बार फिर रिपीट कर रहा है, इतना एडिशनल यूनिट्स हमारा आ गए। अब सोचो 31 मार्च 2019 को इतना यूनिट्स है, जब एग्जिस्टिंग कितना था? 1। यहाँ के 1, यहाँ का 1 यहाँ पहुँचता है। तो अब सोचो, यहाँ का अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पता हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे। अगर 1 से हम यहाँ पहुँचे हैं तो टोटल कितना होगा 1 इसके रेस्पेक्ट में? तो यूनिटरी मेथड यूज़ कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या करा है, देखो यहाँ का पहले NAB तो निकाल लिया, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ का भी NAB नहीं दिया था ना, सर यहाँ का तो दिया हुआ, ये देखो यहाँ का NAB तो एटलीस्ट पता था। तो हम क्या करते हैं, इस डेट का क्लोजिंग यूनिट्स पहले निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा? सोचो 9,20,000 लगाया गया था, सोचो 9,20,000 लगाया गया था, और हर साल ऑन एन एवरेज 27,000 का प्रॉफिट उसमें जनरेट हुआ है ना। ओके जी, तो सोचो 27,748.6 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि ये 1 ईयर का है, एवरेज है। जैसे एवरेज वर्ड यूज़ किया, और 5 ईयर का लाइफ है, तो कहीं ना कहीं हर 1 साल का एनुअल होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 5 साल का कुछ कमाई आ गए। सोचो टोटल एवरेज प्रॉफिट इतने का हो गया, 13 लाख का।
1,38,000 का, तो देखो कितना बनता है, ये देखो 1,38,000 का। ओके जी, स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे? 9,20,000। इस 9,20,000 में इतने का इनकम ऐड हुआ है। और याद रखेंगे, जब भी हम लोग कोई डिविडेंड वगैरह कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी इनकम में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वैसे भी डिविडेंड हमने कैश में दिया नहीं हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स में ही क्या हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स में ही इशू किया गया है। इसका मतलब जितना भी कमाया है सब एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में ही पड़ा हुआ है, तो इतना ऐड कर दिए। ये हमारा क्या बन जाता है बताइए, क्लोजिंग में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। और देखो 49 का अगर NAV है तो 21,607 कब का यूनिट्स है, 31 मार्च 2020 का। अब सोचो यहाँ पे देखो 21,607, 21,607, सोचो जी 21,607। देखिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ का एक यूनिट्स एंड में कितने पे पहुँचा है, 1.08035। ये हमने 1 के रिस्पेक्ट में निकाला था ना, है ना। तो आप मुझे बताइए अगर यहाँ का 21,607 यूनिट्स है तो यहाँ कितना होगा, निकल के आ जाएगा, दैट इज़ द ओपनिंग। तो यही हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया है कि इतने यूनिट्स के अगर एक था स्टार्टिंग में तो इतने के कितना होगा 20,000। और अगर हमारा 20,000 यूनिट्स आ गए और उस केस में हमारा 9,20,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बताओ 9,20,000 का इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000, तो 46 रुपीज़ का आपका क्या आता है यहाँ पे NAV आता है। ये था, ये था, ये था, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। नोट, इफ़ यू अज्यूम इट इज़ डिविडेंड पे आउट प्लान देन आवर सॉल्यूशन विल डिफर। वैसे इंस्टीट्यूट ने मैंने डिविडेंड पे आउट प्लान करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है, आप किसी को लगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमने करके नहीं दिया है। हाँ, पे आउट प्लान अगर अज्यूम करते तो आपका डिफ़र करता। अगर किसी को लगता है कि हमें सॉल्व करना चाहिए, आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। हो सकता है आपका जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा। अभी सेकंड पॉइंट और है, सेकंड पॉइंट में तो कुछ भी नहीं है, मतलब सेकंड प्लान का भी है। कौन सी प्लान बताओ, बोनस प्लान। बोनस प्लान में भी एग्जैक्टली वही काम करना है, इनिशियल 1 अज्यूम करना है, एंड तक पहुँचना है प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करके, मतलब यूनिटरी मेथड से फिर दोबारा वापस आना है। देखो अभी भी टेबल हम वही बना रहे, स्टार्टिंग में 1 था, इसको इतना पहुंच गए, फिर 2 बार डिविडेंड दिया गया, इतना पहुंचा, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करिए 50 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, अगर आपने सही तरीके से लॉजिकली पढ़ा हो तो, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन रहता है इसमें, यह है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, जो कि नवंबर 2019 में आया था। आइए पढ़ के देखते हैं क्या इसमें। मिस्टर एलेक्स, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट, कैन अर्न a return of 15% by investing in equity share on his own। अगर खुद ये इक्विटी मार्केट में पैसे लगाता तो ये 15% अर्न कर सकता है। जैसे मैं अगर स्टॉक मार्केट में जाता हूँ, खुद स्टॉक सिलेक्शन करते, खुद सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो उस केस में हम कितना का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, 15% का। ओके, ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड equity based mutual fund scheme in which initial expenses are 6% and annual recurring expenses are 2%। क्या हुआ बताओ, इनिशियल एक्सपेंसेस कितना है, which initial expenses are 6%, इनिशियली 6%, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोचो कि अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर ये म्यूचुअल फंड को 100 रुपीज़ देता है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड मार्केट में सिर्फ 94 ही इन्वेस्ट कर पाता है, क्योंकि इनिशियली 6 रुपीज़ का इसमें से एक्सपेंस हो जाता है। और एनुअल रेकरिंग एक्सपेंसेस आर 2%, और जो यहाँ से जो कमा के लाएंगे जितना भी परसेंट, इसमें से 2% का रेकरिंग एक्सपेंसेस चला जाएगा। ओके, हाउ मच शुड बी द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर एलेक्स अ रिटर्न ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने 2-3 पढ़ा है, इसका लॉजिक भी देखा था, इनडिफरेंस पॉइंट कैसे जनरेट होता है। ठीक है जी, कि म्यूचुअल फंड से हम कितना रिटर्न कमाएं ताकि हमारा जो 15% का रिटर्न था उसका इक्वल हो जाएगा, तो उसको इनडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे बताइए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर जो होगा म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस रेकरिंग एक्सपेंसेज 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेज। उम्मीद करता हूँ इस पर मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर किया हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, मैं सेकंड पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ जी। ठीक है, वैसे अगर इस पर फिर लॉजिक ही पूरा
ठीक है, ऐसे होता है, ये बहुत सिंपल है, सब लोगों को अपने अपने हिसाब से, अगर कोई मेरे स्टूडेंट नहीं भी होगा तो ये पॉइंट तो आप पहले भी पढ़े थे ना, आप अपने हिसाब से, हो सकता है आपने फार्मूला का फॉर्मेट ऐसे ना रखा हो, अरे जैसे पढ़ा वैसे पढ़ो, आपको समझ आना चाहिए था। अब मैं इस फार्मूला का ये जो है, अब मैं इसको बताने लग जाऊँ तो मेरे को 10-15 मिनट उसी में लग जाए कि ये क्या हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है, तो मैंने सारे कैलकुलेशन करके बता रखा होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हो, मेरे भी स्टूडेंट सारे जानते हैं, काम चल जाएगा। हमारा मेन जो डिस्कशन है वो सेकंड पॉइंट पे फोकस करें, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ये देखिए मिस्टर एलेक्स, करंट एनुअल प्रोफेशनल इनकम इज 40 लाख। ध्यान से देखेंगे, ये जो चार्टर अकाउंटेंट है इसका जो अभी का प्रोफेशनल इनकम, यानी कि ये प्रैक्टिस में होगा, ऑडिटिंग करता होगा, ठीक है, कंसल्टेंसी देता होगा, टैक्स प्लानिंग करता होगा, टैक्स का सर्विस, जीएसटी का सर्विसेज देता होगा, ये सारे जो प्रोफेशनल इनकम है ये 40 लाख का है। हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 50 लाख, यानी कि ये दो काम कर रहा है, ये जो मिस्टर एलेक्स है अभी दो काम कर रहा है, एक तो अपने फॉर्म वाले काम भी कर रहा है, सीए फॉर्म वाले, और दूसरा ये अपना पोर्टफोलियो भी मार्केट में लगा रखा है। जैसे मेरे ऐसे मान लो मैं दो काम कर रहा हूँ, मैं इक्विटी में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टॉक मार्केट में भी लगा लेता हूँ, और थोड़ा सा जो टाइम बचता है वो आपको देता हूँ, नहीं ज़्यादा टाइम आपको देता हूँ, छोटा मोटा टाइम मार्केट में देता हूँ, छोटा मोटा बहुत छोटा 5%, ठीक है, 95% तो आप ही को देता हूँ। हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 50 लाख एंड नाउ ही इज़ स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेजिंग हिज पोर्टफोलियो। यानी कि ये क्या करता है, ध्यान से सोचो, हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 50 लाख, स्टॉक मार्केट में 50 लाख का पोर्टफोलियो लगाया है, एंड नाउ ही इज़ स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि नहीं जी 95% मैं आपको देता हूँ, 5% मार्केट में देता हूँ, लेकिन ये जो मिस्टर एलेक्स है वो क्या कर रहा है पता है, 90% अपने प्रोफेशन में दे रहा है और 10% टाइम अपना कहाँ दे रहा है, स्टॉक मार्केट में। मतलब क्या हुआ कि अगर मिस्टर एलेक्स 10 घंटे काम करता है तो वो 9 आवर्स अपना प्रोफेशन में देता है, ठीक है, जो मेन काम है उसका, और उसमें से 1 आवर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देता है, यानी कि जाता है मार्केट रिसर्च करता है, किस कंपनी का रिजल्ट आया है उसका बैलेंस शीट पढ़ता है, लगता है उसमें से स्टॉक का सिलेक्शन करता है, इस स्टॉक में ज़्यादा अच्छा पैसे बनने वाला है, अच्छा ये अब स्टॉक बेकार हो गया, इस स्टॉक को बेच देते हैं, अब ये स्टॉक अच्छा बन रहा है, इस स्टॉक को खरीद लेते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो को चेंज करना, किसको बेचना है किसको खरीदना है, दूसरे कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, किसका रिजल्ट आ रहा है, किस कंपनी के लिए क्या न्यूज़ है, किसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, किसका सीईओ चेंज हुआ, ये सारे चीज़ों में टाइम तो देना पड़ेगा ना। वो देता है 10%, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 10% टाइम दे रहा है। तो क्या इस बात से आप अग्री करते हो कि जिस तरीके का लैंग्वेज दिया गया, मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा डिफर होने वाला है, याद रखेंगे, मेरा ओपिनियन इंस्टीट्यूट के ओपिनियन से थोड़ा सा डिफर करेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज 50 लाख एंड नाउ ही इज स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेज इट्स पोर्टफोलियो। यानी कि मेरे पास तो 100% टाइम ही होगा ना जी, मेरे पास 110% टाइम तो नहीं होगा। सोचो आप, मैं अगर 10% टाइम अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोफेशन में तो 90% ही दूंगा ना। अगर इस बात से अग्री करते हो तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, अगर इस बात से आप अग्री नहीं करते हो तो फिर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को। आप बोलोगे इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि देखो जी हम प्रोफेशन में 100% देते हैं और इसमें हम 10% देते हैं। इसका मतलब क्या आपके पास टोटल 110% टाइम है क्या, आप सोच के बताओ। फिर अगर ऐसा है और आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा ही है कि हम प्रोफेशन में 100% देते, अगर आपने 100% टाइम प्रोफेशन में दिया तो आपने पोर्टफोलियो मैनेज कैसे किया, बताओ। कहते नहीं हम 10% दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस तरीके से कैसे अज्यूम कर सकते हो कि हम प्रोफेशन में 100% टाइम दे रहे हैं और पोर्टफोलियो में 10% दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 110% तो कोई चीज़ होता नहीं किसी भी कैलकुलेशन के लिए। फिर भी अगर लगता है तो आप अपना हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। दिस इज़ ICAI। अब कुछ लोग बोलेंगे ICAI ने ऐसे लिखा है क्या, अरे लिखना ही हर चीज़ नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड है, जो इंस्टीट्यूट का कैलकुलेशन है, वो किस बात को इंडिकेट करता है, इतना अगर पकड़ पाओगे तभी तो आपका लॉजिक क्लियर होगा। इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेशन जो किया है वो इस बेसिस पे किया है जो कि मुझे लगता है लॉजिकल नहीं है, मैं इसको प्रीफर नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात, वापस आइए। हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं। इफ ही स्पेंड्स दिस टाइम ऑन प्रोफेशन, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि अभी 10% टाइम मार्केट में लगाता है। स्टॉक मार्केट में कितना टाइम लगाता है पोर्टफोलियो को देखभाल करने के लिए, 10%।
इफ़ ही स्पेंड्स हिज दिस टाइम ऑन प्रोफेशन, हिज प्रोफेशनल इनकम विल गो अप इन सेम प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले जितना कमाता था उसी प्रोपोर्शन में मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ बताइए, ध्यान से सोचिए। अभी बोला गया था कि मैं प्रोफेशन से कितना कमाता था, बताओ मुझे आप। प्रोफेशन से 40 लाख कमाता था, है ना। तो अब सोचो 40 लाख कमाता था मैं कितने टाइम दे के, बताना, 90% टाइम दे के। अब कहता है कि मैं, नया प्रपोजल ये है कि मैं ना पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा ही नहीं, मैं स्टॉक मार्केट में देखूंगा ही नहीं, ना किसी स्टॉक को देखूंगा, ना खरीदूंगा बेचूंगा, मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम किसी दूसरे को देता हूं और मैं अपना 100% टाइम किस पे लगाता हूं, प्रोफेशन पे लगाता हूं। तो आप मुझे बताइए, आप अगर प्रोफेशन पे 100% टाइम लगाओगे तो क्या आप अपना इनकम बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे। तो आप सोचो सोचो कैसे होता है। देखो, पहले मैं 9 आवर्स दिया करते थे 90%, यानी कि मेरा टोटल वर्किंग आवर था 10 घंटे का। सोचो मैं ऑफिस जाता था 10 घंटे, 10 घंटे में से 1 घंटे में पोर्टफोलियो मैनेज करता था, 9 आवर्स देता था मैं किसके लिए, मैं अपने प्रोफेशन के लिए। तो सोचो 9 आवर काम करके मैंने 40 लाख कमाया था एक साल में। अब मैं कितना टाइम दूंगा बताओ, मैं पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करूंगा तो फुल्ली 10 आवर्स में दूंगा अपने काम में, तो 10 आवर दूंगा तो 40 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर ऐसा होता है तो बताइए 40 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 ये कितना होता है बताओ। 44.44 लाख जो होगा ना, ये मेरा नया इनकम होगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये गलत है तो ठीक है, आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को फॉलो कर लो। इंस्टीट्यूट ने बोला है, देखो जी, हम पहले 40 लाख कमाया करते थे, अब 10% टाइम हम अपना किसको देते हैं, अब हम अपना टाइम 10% टाइम एडिशनल देंगे, इसमें 10% एडिशनल देंगे तो हम इसका 10% कमा लेंगे। तो 40 का सीधा क्या किया इंस्टीट्यूट ने, 10% कमा लेंगे। एग्जैक्टली प्रिसाइजली नहीं सोचा, जिस तरीके से मैंने बोला इस तरीके से अगर सोचोगे तो दिखेगा। अदरवाइज अगर ऊपर ऊपर से ICI का भी सोल्यूशन देखोगे तो ठीक ही लगेगा। अरे हाँ, 10% टाइम हम अपना किस में देंगे, प्रोफेशन में ज़्यादा, तो हम अपना इनकम 10% बढ़ा लेंगे। तो इसका 10% बढ़ा दिया, कहते कि हम लोग अपना इनकम कितना से बढ़ा देंगे, 4 लाख से, जबकि मेरे हिसाब से इनकम बढ़ना चाहिए इसका 4.44 लाख से। ठीक है, क्योंकि बोला गया है सेम प्रोपोर्शन में हमारा इनकम बढ़ेगा। तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो भाई जितना टाइम का प्रोपोर्शन लूंगा ना, टाइम ज़्यादा दूंगा ना। ठीक है, तो आप अपना हिसाब से देख सकते हो। मैंने जो अपना कैलकुलेशन करके दिया, ये देखो 4.44 लाख का कैलकुलेशन करके दिया है। मैंने डिस्क्लेमर भी लिख दिया है कि देखो जी, ICI के सजेस्टेड ने 4 लाख का कैलकुलेशन लिया है। ठीक है, इन माय ओपिनियन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आगे बढ़िए। अब क्या कहते हैं, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, पढ़ ही रहे। ठीक है, ही इज़ थिंकिंग टू इन्वेस्ट हिज एंटायर पोर्टफोलियो इनटू अ मल्टी कैप फंड। अब आपको पता होगा मल्टी कैप क्या होता है, बीच के मार्केट कैप वाले कंपनी, लार्ज कैप बहुत ज़्यादा मार्केट कैप वाले कंपनी, मिड कैप मिड वैल्यू के मार्केट कैप वाले कंपनी, स्मॉल कैप छोटा मार्केट वैल्यू वाले कंपनी। ठीक है जी, तब देखिए इसमें मल्टी कैप, अज्यूमिंग द फंड्स NAV विल ग्रो एट 13% पर एनम इंक्लूडिंग डिविडेंड। ध्यान से सोचेंगे, यानी कि आप जो अभी ये पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे ना, खुद से लगाते, जैसे मान लीजिए मैं अभी खुद लगाता था, खुद शेयर सिलेक्शन करता था, खुद शेयर का एंट्री टाइम डिसाइड करता था, खुद मैं इक्विटी का एग्जिट टाइम डिसाइड करता था। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये पैसे ना मैं म्यूचुअल फंड को देता हूँ, और वो म्यूचुअल फंड को मैं बोलता हूँ कि तू मिड कैप में लगाना, यानी कि मिड कैप फंड में लगा दिया। तो मैंने अगर ये काम म्यूचुअल फंड को दे दिया, तो अब म्यूचुअल फंड जब मार्केट में पैसे लगाएंगे तो उसका भी तो ग्रोथ होगा ना, उसका भी तो इक्विटी वैल्यू बढ़ेगा ना। तो वो कह रहा है कि देखो जी, उसका जो म्यूचुअल फंड जो मार्केट में पैसे लगाएगा, उसका जो NAV ग्रो करेगा वो 13% से। ध्यान से देखो, अज्यूमिंग दैट NAV विल ग्रो एट 13% पर एनम, डिविडेंड के साथ, मतलब अलग से कोई कंसीडर नहीं करना डिविडेंड को आप, और वैसे भी डिविडेंड कुछ दिया नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मिस्टर एक्स whether he invest the portfolio into multi cap fund। क्या ये जो खुद मैनेज ना करके मल्टी कैप फंड में लगाने के लिए मैं म्यूचुअल फंड को दे दूँ, ये आपको डिसीजन लेना है। तो बहुत सिंपल सी काम, क्या बताओ, हम अगर अपने प्रोफेशन में काम करने लग गए तो हमने अपना इनकम बढ़ा दिया 4.44 लाख से, जो मैंने कैलकुलेशन करके दिया था मेरे हिसाब से। ठीक है जी, मैंने कितना बढ़ा दिया बताओ, अब मैंने अपना इनकम बढ़ाया 4.44 लाख से। बहुत अच्छा, और ये जो मैंने 50 लाख दिया है किसको, म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड उस पर कितना कमाएगा बताओ, उसको कितना बढ़ाएगा, 13% बढ़ाएगा। तो मेरा जो 50 लाख है उसको वो 13% बढ़ाएगा, है ना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 13%, वो 6.5 लाख कमा के लाएंगे। ध्यान से सुनेंगे,
मैं जो पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए दिया म्यूचुअल फंड को, वो मेरे पोर्टफोलियो पे वो कितना कमा के देगा, 6.5 लाख का कमा के देगा, क्योंकि NAV 13% बढ़ेगा तो मेरा भी कमाई 13% होगा। तो देखो, लेकिन मैं पहले भी तो कुछ कमाता था, वो खुद ही बोला था देखो कि जब खुद इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग 15% कमाया करते थे। अच्छा, खुद जब पोर्टफोलियो मैनेज करते थे तो 15 कमाते थे, जब म्यूचुअल फंड को दिया तो वो सिर्फ 13 कमा रहा है। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि 2% का नुकसान हो रहा है। हाँ, तो देखो पहले कितना कमाते थे, पहले हम 15% कमाया करते थे जी, 7.5 लाख। अब कितना कमाएंगे जी, 13% कमाएंगे जी, 6.5 लाख। तो सोचो कि म्यूचुअल फंड को पैसे देने से 1 लाख का नुकसान हुआ। बोलोगे हाँ कैसे, खुद कमाता 7.5, म्यूचुअल फंड कमा रहा है 6.5, तो 1 लाख का मैंने लॉस किया अपने इनकम में। तो कोई बात नहीं, 4.44 लाख अपने प्रोफेशन से भी तो इनकम बढ़ा दिया ना, तो यही 3.4 लाख का जो है नेट बेनिफिट आएगा। 3.44 लाख का आपका नेट बेनिफिट आएंगे, इसीलिए ये काम कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है एक और, बोलोगे सर क्या, एक और सवाल पैदा ये होता है कि सर क्या ये जो रेकरिंग एक्सपेंसेज और जो ये 6% का इन्फॉर्मेशन जो दिया था, क्या वो नहीं यूज करना चाहिए था हमें सेकेंड पॉइंट में? कायदे से अगर हम बोले कि 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन देना है पूरे क्वेश्चन को ध्यान में रख के, तो ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और भी बात क्या होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ठीक है, ये पॉइंट सब अलग अलग है, ये अपना अलग अलग सिचुएशन में आपको टेस्ट कर रहा होता है, ये अलग अलग सिचुएशन में आपको टेस्ट करता है। देखो ये और ये दोनों जो हम ये मान के चलते अलग है। अब इसको कैलकुलेट करवाना था इंस्टीट्यूट को, इसीलिए वो सारा चीज़ उसको देना पड़ा, ठीक है। और अब इसको टेस्ट करवा रहा था तो इसमें बोला कि चलो कोई नहीं, वो चीज़ों की हमने मोटा मोटा बोला है कि देखो ये 50 लाख हम इसको दे देते तो क्या होता। अगर कोई चाहे तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन अगर देना चाहो, सजेस्टेड का तो यही है, सजेस्टेड में जो हम मेरे हिसाब से जो एक डिफरेंस है वो तो होना ही चाहिए था, ये 4.4 तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो लेना ही चाहिए था, 4.4 ही लेना चाहिए, कुछ और नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब बाकी रहता है दूसरों चीज़ों का, तो वो अजम्पशन बेस्ड हो जाती है। हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमारा मैक्सिमम सिचुएशन मतलब ये सोच रहता है कि दिस पॉइंट इज इंडिपेंडेंट, और अगर ये इंडिपेंडेंट सोचे तो मतलब वो जो 6% का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तुम 2% का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो सब हमारे लिए क्या था, इस पॉइंट के लिए रेलिवेंट नहीं था। अगर कोई कहता है मैं तो ये भी लूँगा, तो ध्यान से सुनेंगे, अगर ये लोगे तो क्या होगा, आंसर देखिएगा, हम 50 लाख देंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये जो मिस्टर अलेक्स है वो क्या करेगा, 50 लाख देगा, किसको देगा बताओ, म्यूचुअल फंड को, ओके। ये म्यूचुअल फंड जो मार्केट में लगाने जाएंगे तो इसका खर्चा आएगा 6% का, तो 50 माइनस 6%, ये सिर्फ 47 लाख ही लगा पाएगा। और जब यहाँ से कमा के आएंगे तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जितना भी कमा के आएंगे ये कमा के लाएगा 15%। बोलोगे 15 क्यों, ये तो 13 ही बोला है ना। याद रखना NAV जो ग्रो करता है ना वो नेट ऑफ रेकरिंग एक्सपेंसेज, रेकरिंग एक्सपेंसेज माइनस करने के बाद जो NAV बढ़ा होगा वो 13% है, मतलब ये 2% माइनस करने के बाद, ठीक है। तो ये 15% हम कमा रहे होंगे, 2% का रेकरिंग एक्सपेंसेज, इसीलिए हमारा नेट एसेट्स कितना जा रहा है 13% का। तो क्या होगा देखो, ये जो 47 लाख है ना इस पे 13% आप मिस करोगे, 47 मल्टीप्लाई बाय 13%, तो ये जो हम लोगों ने भी निकाला था ना यहाँ पे कि हाँ जी ये तो 50 लाख का 13% जो है वो कमा के लाएंगे। अगर कोई चाहे कि हम इनिशियल एक्सपेंसेस को भी यूज़ करें तो ये आपका होना चाहिए 47 लाख का, तो ये बनेगा आपका 6.11। वो 2% का रेकरिंग एक्सपेंसेस अलग से नहीं कंसीडर होगा, बिकॉज ये नेट करने के बाद ही NAV आता है,
ठीक है। तो आप चाहो कोई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन तो यहाँ 47 ले सकते हो रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करने के बाद भी, क्योंकि रेकरिंग एक्सपेंस एन भी बढ़ रहा है तो एन भी रेकरिंग एक्सपेंसेस के माइनस के बाद होगा, ठीक है। तो ये जो था ये था हमारा म्यूचुअल फंड। उम्मीद करता हूँ जो भी अभी जो रिसेंट में 2-4 कितने क्वेश्चन यूज ऐड हुआ है ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के लिए। टेक केयर, बाय बाय।